बेपनाह प्यार तुमसे भाग 12। सब पार्टी में बहुत एंजॉय कर रहे थे। अनु और सारे स्टाफ मेंबर्स दोस्तों का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे थे। तभी रमेश हड़बड़ाकर अनु के पास आया। अनु सबके बीच में खड़ी थी। वो दादी को खाना खिला रही थी। वो रमेश की तरफ देखकर बोली, कोई भी फीमेल स्टाफ मेंबर बार को अटेंड नहीं करेगी, ना ही वहाँ कोई डांस होगा। रमेश बोला, पर मैम सब इंतज़ार कर रहे हैं, तुम बात संभाल लो। बोलो, सारे प्रोग्राम इस हॉल में हो चुके हैं। दादी अनु से पूछी, पर क्यों, क्या कोई वहाँ प्रोग्राम नहीं होगा? अनु बोली, नहीं दादी, क्योंकि ये डांस बार से ही मेरी कहानी शुरू हुई थी और मेरी लाइफ पूरी तरह बदल गई। वो ऋषभ की तरफ देख रही थी, इसीलिए दादी, मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह कोई और अनु बने। तभी किसी ने पीछे से अनु को आवाज़ दी और वो दादी से बोली, दादी मैं अभी 5 मिनट में आती हूँ। वो जैसे ही गई, दादी ने रमेश को रोकी और पूछी, क्यों रे अनु, ऐसा क्यों बोली कि डांस बार से उसकी लाइफ बदल गई? रमेश डरी निगाहों से ऋषभ की तरफ देख रहा था। दादी बोली, तू उससे मत डर, मुझे बता क्या हुआ था। वो बोला, कुछ साल पहले ऋषभ सर का यहाँ इसी होटल में मीटिंग था। उस समय विकास भैया यहाँ के मालिक थे। वो सब लड़कियों को अपनी बहन मानते थे। अनु मैम तो उनकी सबसे प्यारी थी। वो आंख बंद करके अनु मैम पर विश्वास करते थे। होटल के सारे डिसीजन विकास भैया के बाद अनु मैम ही लेती थी। एक दिन विकास भैया को किसी काम से एक दिन के लिए बाहर जाना था, तो वो सारी जिम्मेवारी अनु मैम को दे दिए। ऋषभ सर के गेस्ट ने यहाँ के एक फीमेल स्टाफ मेंबर को अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की, तो अनु मैम ने उसे खींचकर चाटा मारा और उसे धक्के मारकर होटल से बाहर निकाल दिया। दादी गुस्से से बोली, बहुत अच्छा किया, मैं भी अनु की जगह रहती तो यही करती। उस जल्लाद को तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। फिर क्या हुआ? ऋषभ गुस्से में रमेश से बोला, अब तुम जाओ यहाँ से। रमेश जा ही रहा था कि दादी बोली, रुक, उसके बाद क्या हुआ, पहले पूरी बात मुझे बता। वो बोला, जब ऋषभ सर को मालूम हुआ तो वो अनु मैम को बहुत डांटे और माफ़ी मांगने को बोले। वो इनकार कर दी तो उन्होंने उस आदमी के लिए ब्लैंक चेक पर उसकी एक रात की कीमत लिखने को कहा। सर उस लड़की को खरीदना चाह रहे थे, पर अनु मैम ने चेक फाड़कर इन्हीं के मुंह पर फेंक दिया और इन्हें भी एक चाटा मारा और कहा, औरतों और लड़कियों की इज्जत करना सीखिए, पैसा बहुत कमा लिए, रिस्पेक्ट कमाना सीखिए। बस फिर क्या था, दूसरे ही दिन ऋषभ सर ने इस होटल को ही खरीद लिया। वो अनु मैम को बहुत परेशान करने लगे, यहाँ तक कि उन्होंने अनुष्का मैम को लॉकअप में भी बंद करवा दिया था, उनके ऊपर झूठी चोरी का आरोप लगाकर। उन्हें बार में गंदे कपड़े पहनकर डांस करने के लिए कहा तो वो मना की और साड़ी पहनकर ही गाना गाने लगी। इस होटल के हर स्टाफ मेंबर अच्छी तरह जानता है कि ऋषभ सर अनुष्का मैम को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, इसलिए हर वक्त उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। फिर भी वो कभी हार नहीं मानी और ना मानेगी। हाँ, पर अब थक जरूर गई है। इतना बोलते बोलते रमेश पूरी तरह भावुक हो गया था। भावुक तो वहाँ ये सब सुनकर सभी हो गए थे। दादी बोली, तो इतना जुल्म करता है फिर भी वो तेरे परिवार की सेवा करती है। ऋषभ बोला, दादी मैं उस समय ऐसा ही था, पर अब सब बदल गया है। सभी ऋषभ को बहुत गुस्से से देख रहे थे। ऋषभ बोला, माँ तुम मुझ पर विश्वास करो। पापा मैं अब उसे कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। मैं अपनी गलतियों के लिए उससे माफ़ी मांग चुका हूँ। उसने मुझे बदल दिया है। तभी अनु आवाज़ लगाती है, रवि जी यहाँ आइए, जल्दी आइए। सब आश्चर्य से दौड़कर दूसरे हॉल में आए, जहाँ माया शराब के नशे में धुत सारा सामान तोड़ फोड़ रही थी। वो ऋषभ को देखते ही उसके गले लगकर बोली, तुम बहुत अच्छे हो। तुम पहले लड़के हो जो सामने से ऑफर करने पर भी मेरे करीब नहीं आए। अनु बोली, माया तुमने ज़्यादा पी ली है, ऊपर चलो। माया बोली, तुम क्या बोली? माया, माया मैम बोलो, मैं तुम्हारे बॉस की होने वाली बीवी हूँ। दादी तो तुम्हें बहुत संस्कार वाली कहती है। तुम जैसे साधारण लोगों की यही खासियत है कि तुम दिखावा बहुत करती हो। तुम मेरे भाई को फंसा रही हो ना, मैं सब जानती हूँ। रवि उसे देखकर बोला, माया अब बस करो, तुम चलो यहाँ से। तुमने सच में बहुत ज़्यादा पी ली है। माया बोली, रुको भाई, मुझे इस लड़की से बात करनी है। ये जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। ये कोई बड़े घर के लड़के को फंसाकर उससे शादी करेगी, फिर आराम से ज़िंदगी बसर करेगी। मुझे तो लगता है पहले ये ज़रूर ऋषभ को फंसाने की कोशिश की होगी, पर क्या है ना कि ऋषभ तो इसकी तरफ देखता भी नहीं है, तो अब ये अपनी मीठी मीठी बातों से तुम्हें फंसा रही है। रवि खींचकर माया को सबके सामने मारता है और बोला, अब बस करो। अगर अनु के खिलाफ तुमने एक भी खराब शब्द कहा
तो मैं तुम्हें और मारूंगा। तुम क्या अनु में कमियां ढूंढ रही हो? वो आगे कुछ बोलने ही वाला था कि अनु ने रवि को चुप होने का इशारा किया और कहा, सबके सामने आप अपनी बहन का तमाशा मत बनाइए, इसे घर ले जाइए। रवि माया को लेकर चला गया। दादी ये सब देखकर दंग रह गई। वो तो माया को पहले ही पसंद नहीं करती थी और अब ये सब। अनु बात संभालते हुए बोली, वो नशे में थी इसलिए ऐसा बोल रही थी। आप चलकर ऊपर आराम करिए, सब ठीक हो जाएगा। सबका मन उदास हो गया। धीरे धीरे सब घर चले गए। दादी रात भर अनु और ऋषभ के बारे में सोचती रही। ये रात सबके लिए भारी थी। दादी अनु के बारे में सोच रही थी, ऋषभ अनु और परिवार वाले के बारे में, तो अनु माया के बारे में सोच रही थी। सुबह जब माँ दादी के कमरे में उन्हें उठाने गई तो दादी बेहोश थी। माँ जोर जोर से ऋषभ को आवाज़ लगाने लगी। ऋषभ जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन किया। माँ ने रोते हुए कहा, अगर अनु यहाँ रहती तो वो ज़रूर कुछ उपाय बताती। दादी की सांसें फूल रही थी। तभी अनु का फ़ोन आया। माँ फ़ोन उठाकर रोने लगी। अनु बोली, आंटी जी क्या हुआ? वहाँ सब ठीक तो है ना? दादी कहाँ है? आप प्लीज़ उनसे मेरी बात करवा दीजिए ना। पता नहीं क्यों सुबह से मेरा मन बहुत घबरा रहा है। शायद दादी कल की बातों से कुछ ज़्यादा परेशान हो गई होगी। मैं उन्हें थोड़े अच्छे से बातों को समझा देती हूँ। माँ बोली, दादी की तबीयत ठीक नहीं है, वो लंबी लंबी सांसें ले रही है। अनु बोली, आप ऋषभ जी को फ़ोन दीजिए। हेलो ऋषभ जी, दादी के बगल में एक ड्रॉअर है, उसमें उनका इनहेलर रखा है। आप उसे उनके मुंह में लगाकर पंप करिए, 3-4 बार करिएगा, इससे उन्हें आराम हो जाएगा। ऋषभ ने ऐसा ही किया। अब धीरे धीरे दादी को आराम हो रहा था। फिर तुरंत पापा डॉक्टर को लेकर आए तो डॉक्टर ने उन्हें देखकर कहा, लगता है ये रात भर सोई नहीं है, किसी तरह का कोई टेंशन है इनके दिमाग पर। इन्हें ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, इसलिए सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अच्छा किया जो आपने इन्हें इनहेल किया, नहीं तो कभी कभी ब्रेन में क्लॉट कर जाता है और ब्रेन हेमरेज हो जाता है। दादी नींद में अनु अनु बुला रही थी। तभी वहाँ शर्मा जी अपने पूरे परिवार के साथ माफ़ी मांगने आए, पर दादी की ऐसी हालत देखकर वो लोग वहीं खड़े रहे। दादी बार बार अनु अनु बुला रही थी। डॉक्टर ने कहा, यहाँ अनु कौन है, उसे बुलाइए। रवि बोला, मैं अभी फ़ोन करता हूँ। जैसे ही उसने फ़ोन लगाई, अनु दौड़ती हुई कमरे में आ गई। वो बोली, मैं आ गई दादी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। मैं घर से दौड़ते दौड़ते आ रही हूँ। ये ऑटो वालों को भी पता नहीं मुझसे क्या दुश्मनी है, एक भी ऑटो मिल ही नहीं रही थी। आज तो मेरा 2 केजी वेट कम हो गया होगा। अनुष्का बोल रही थी और हाँफ भी रही थी। दादी, आप रामू से बोलकर 4-5 गिलास जूस मेरे लिए बनवा दीजिए। दादी आंखें बंद करके हंसने लगी। वो नींद में ही रामू से बोली, रामू जरा जूस बनवा दे मेरी लाडली के लिए, वो थक गई है, और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगी। सब ये देखकर बहुत खुश हो गए। दादी बोली, तू आ गई मेरी बच्ची। अनुष्का, मैं आ क्या गई दादी, मैं तो DDLJ में जैसे काजोल सब कुछ छोड़कर शाहरुख के पीछे भागी थी, मैं भी वैसे ही दौड़कर आपके लिए आई हूँ। दादी रोते हुए उसे गले से लगा ली और बोली, मैं अब जीना नहीं चाहती, कितने सारे अरमान सजाए थे मैंने, पर अब सब खत्म हो गया। अनु बोली, आपको किसने कहा सब खत्म हो गया? अरे मेरी दादी तो अभी 40 की लगती है, क्या आपकी अदा माधुरी से कम है? अभी तो आपको अपने पोते के बच्चों को लोरी भी सुनानी है। आंटी को ये सब थोड़ी ही आता है, आपके बिना वो कुछ नहीं कर सकती। दादी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ शायद तू सही कह रही है, मैं कोई बीमार थोड़ी हूँ। अनुष्का, अब बोलिए क्या बनाऊँ आपके लिए? दादी बोली, कुछ नहीं, बस तू मेरे पास बैठ, मेरा मन बहुत भारी लग रहा है। वो दादी को अपने गले से लगाकर बोली, आप सारी बातों को भूल जाइए। दादी उससे बोली, आज तू मुझे अपना वाला गाना सुना ना, मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। सब वही खड़े थे और अनु धीरे धीरे वो गाना गुनगुनाने लगी। फिर वो बोली, मैं आपको खाना खिला देती हूँ, उसके बाद दवा खाकर आप सो जाइए। दादी बोली, तो तू वापस चली जाएगी? अनुष्का, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। दादी खाना खाकर सो गई। सभी दादी के कमरे से नीचे हॉल में जाकर बैठ गए। तभी शर्मा जी ने अफसोस जताते हुए कहा, सब कब हुआ? कल तक तो वो ठीक थी। ऋषभ के पापा ने कहा, सुबह जब उठा तो माँ बेहोश थी, तब से यही हाल है। माया बोली, सॉरी अंकल आंटी, कल मैं ज़्यादा बोल गई। माँ ने माया की तरफ देखते हुए कहा, सॉरी तो तुम्हें अनु से कहना चाहिए, तुमने उसे ज़्यादा हर्ट किया है। दादी को शायद इसी बात का अफसोस हो रहा होगा। यही सोचते सोचते वो बीमार पड़ गई। रवि बहुत कसमकस में था, उसे
रहा नहीं गया, वो वहाँ से उठकर दोबारा दादी के कमरे में चला गया। ऋषभ खिड़की से बाहर देख रहा था और कुछ सोच रहा था। अनु दादी के बगल में ही बैठी थी। रवि धीरे से अनु के पास जाकर पूछा, दादी ठीक है? उसने हाँ में सर हिला दिया। वो बोला, सॉरी अनु। पूछी, पर क्यों? वो बोला, कल जो माया ने आपके साथ किया और आपको वो सब जो कहा उसके लिए मैं तो रात भर सो नहीं पाया। आई एम सॉरी। अनु मुस्कुराते हुए बोली, रवि जी वो होश में नहीं थी इसलिए ऐसा बोल दी, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। रवि ऋषभ की तरफ देख रहा था, फिर उसके पास जाकर बोला, सॉरी यार। ऋषभ रवि की तरफ गौर से देख रहा था, फिर वो नीचे चला गया। उसने सबको हॉल में बुलाया। सबके सामने उसने कहा, मैंने एक बहुत ज़रूरी फैसला लिया है और मैं जानता हूँ मेरे इस फैसले से किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं इस शादी से इनकार करता हूँ। सब आश्चर्य से देखने लगे। माया बार बार ऋषभ से माफ़ी मांग रही थी, पर वो कुछ नहीं बोला और वहाँ से उठकर चला गया। किसी ने कुछ नहीं कहा और ना ही किसी को कुछ कहने की सूझ रही थी। धीरे धीरे सब वापस घर चले गए। अनु रात भर दादी के पास ही सोई रही। सुबह दादी पहले जैसा खुश और हल्का महसूस कर रही थी। ये देखकर अनु बहुत खुश हुई। ऋषभ उसी समय कमरे में आया। उसने दादी को बोला, दादी आपको क्या हो जाता है? आप ठीक तो है? पर उसकी दादी ने उसकी तरफ निराशा भरी नज़रों से देखा और कहा, मैं ठीक हूँ, तुझे मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो दादी के पास बैठकर बोला, दादी मैंने माया से सगाई तोड़ दी, वो इस घर के लायक नहीं थी। दादी बोली, मेरे लिए तुम्हें ये करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। वो दादी के गले लगकर बोला, नहीं दादी, आपकी खुशी में मेरी खुशी है। बस आप हमेशा मेरे पास रहना, मैं आपको कभी खोना नहीं चाहती हूँ। दादी सोची, इसे अनु के बारे में पूछ लूँ। फिर सोची, नहीं ये ज़बरदस्ती होगी। और फिर जैसा रमेश ने कहा उसके अनुसार तो इसने अनु को बहुत तकलीफ़ दी है। ये अनु से खुद अपनी शादी के लिए हाथ मांगेगा। इसी तरह 2 दिन बीत गया। 2 दिन बाद अनु ऑफिस से साइट पर भी चली गई। फिर लौटकर अपने समय पर घर भी मम्मी पापा के पास चली गई। जब वो राठौर विला में पहुंची तो रात के 8 बज चुके थे। थोड़ी देर बाद सभी खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए। अनु बेड पर लेटकर कुछ सोच रही थी और सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। रात के 2 बज चुके थे। ऋषभ अभी तक घर नहीं आया था। अचानक गाड़ी की हॉर्न बजी और अनु की आंखें खुली। कुछ आहट आई और वो कमरे से बाहर निकली तो हॉल में देखी ऋषभ खड़ा था। वो उसके पास जाकर पूछी, मैं आपके लिए खाना लगा दूं क्या? ऋषभ, नहीं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो बोली, हाँ बोलिए ना। वो बोला, तुम मुझसे दूर दूर क्यों रहती हो? मुझसे दूर क्यों जाती हो, जबकि तुम जानती हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। वो कुछ नहीं बोली और फिर पीछे मुड़कर जाने लगी। ऋषभ उसका हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले गया। वो उससे कुछ कहना चाह रहा था। अनु वहाँ से फिर जाने लगी। ऋषभ उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, तुम मुझसे जितना दूर जाती हो मैं तुम्हारे उतने ही करीब आता जा रहा हूँ। जाने मुझे क्या होता जा रहा है, मैं सच में तुम्हारे बिना जी नहीं पा रहा हूँ। तुमसे एक बात पूछूं, क्या तुम्हें भी ऐसा कुछ महसूस होता है मेरे लिए? अनु का दिल तड़प उठा। वो बेचैन हो गई। उसकी घबराहट बढ़ने लगी कि कहीं उसके दिल की बात उसके जुबान पर न आ जाए। ऋषभ उसे गले लगाकर बोला, एक बार तो मुझे अपने दिल की बात बताकर देखो। वो बोली, ये जो आपका और मेरा रिश्ता है उसे समाज की नज़रों में नाजायज़ कहते हैं। ऋषभ उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोला, ऐसा मत बोलो, तुम मेरी चाहत हो। मैंने किसी और के साथ कभी कोई रिश्ता नहीं बनाया। और दूसरी बात, मैं समाज को नहीं मानता हूँ, बस मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वो बोली, मैं समाज में रहती हूँ, उसकी नियम मानती हूँ, मुझे फ़र्क पड़ता है। कुछ ही दिनों में 5 साल हो जाएगा, उसके बाद मैं ये जॉब छोड़कर यहाँ से चली जाऊँगी। ऋषभ बोला, क्या तुम मुझे छोड़कर सच में चली जाओगी? वो बोली, इसी में हम दोनों की भलाई है। ऋषभ उससे अलग हो गया। वो कमरे से बाहर जाने लगी। तभी ऋषभ ने कांच की टेबल पर अपनी हाथ दे मारी। टेबल टूट गया और उसके हाथों से भी बहुत खून निकलने लगा। अनु दौड़कर उसके पास आई। ये क्या कर लिया आपने? दिखाइए कितना खून निकल रहा है। वो पागलों की तरह कमरे में फर्स्ट एड बॉक्स खोजने लगी। फिर बोली, आपको समझ नहीं आता है, ये क्या कर लिया आपने? क्यों बच्चों जैसी हरकतें करते हैं आप? लाइए मैं साफ कर देती हूँ। वो दर्द भरी आंखों में आंसू लिए बोला, तुम सच में छोड़कर चली जाओगी? हमारा रिश्ता नाजायज़ है तो ठीक है। उसने अपने खून से लथपथ हाथों से उसकी मांग भर दी। अब तो तुम्हारी नज़र में ये रिश्ता नाजायज़ नहीं है।
वो चुप आश्चर्य भरी नज़रों से ऋषभ को देखती रह गई। आप क्या करते हैं आपको खुद भी पता है? हर वक्त गुस्से से काम लेते हैं। कौन मानेगा हमारे इस रिश्ते को? सब मुझे गलत निगाह से ही देखेंगे। ऋषभ, मैंने तुम्हारी मांग गुस्से से नहीं भरी है। मैं सिर्फ तुम्हें दिखाना चाहता हूँ हमारा रिश्ता इन सब बंधनों से बहुत ऊंचा है। तुम नहीं समझ सकती और मैं तुम्हें बता भी नहीं पा रहा हूँ, पर मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह पाऊँगा। मैं तुम्हारी बेरुखी को और नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगा। मैं सच में मर जाऊँगा। इससे अच्छा तो मैं पहले वाला ही ऋषभ था, जिसके सीने में दिल नहीं था, कोई जज्बात नहीं थी, पर तुमने उस ऋषभ को बदल दिया। अब मेरा साथ मत छोड़ो, वरना मैं सच में टूट जाऊंगा। अनुष्का धीरे धीरे उसके हाथों को पट्टी से बांधने लगी। ऋषभ लगातार उसे ही देखे जा रहा था। अनु बोली, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अनु जाने लगी तो ऋषभ ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो पास बैठ गई। अनु उसके फोrehead पर किस की। ऋषभ ने उसे गले से लगा लिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, पर फिर कभी दोबारा मुझे छोड़कर जाने की बात मत करना और ना कभी हमारे रिश्ते को नाजायज़ कहना। कुछ देर बाद ऋषभ सो गया तो अनुष्का अपने कमरे में चली गई। वो अपने आप को शीशे में देखने लगी। उसकी मांग भरी थी। वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि कहीं न कहीं वो भी ऋषभ से बहुत प्यार करने लगी थी। फिर घरवाले के बारे में सोचकर वो चुप हो गई कि अंकल, आंटी और दादी मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं उनके प्यार और एहसान का बदला ऐसे चुका रही हूँ। नहीं नहीं, मुझे अपने जज्बातों पर काबू रखना चाहिए। मैं इतना स्वार्थी नहीं हो सकती। मुझे ऋषभ जी से दूर ही रहना होगा। इसी में इस परिवार की भलाई है। वो अपने आप को संभालते हुए रोते रोते और सोचते सोचते सो गई। अगर आपको इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताएं और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।